नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य हिंदी का एक टेस्ट पेपर, जिसमें दोस्तों टोटल 20 प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं। और ये 20 प्रश्न दोस्तों 20 टॉपिक से लाया हूँ मैंने, जो सामान्य हिंदी के सिलेबस में आते हैं। ठीक है, और एक दो टॉपिक और हैं दोस्तों जो छूट चुके हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आते हैं, तो मैंने आपके लिए 20 प्रश्नों का ही एक टेस्ट पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको दोस्तों मेरे साथ साथ टेस्ट को लगाना है। ठीक है, और आपको खुद देखना है स्वयं को कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है दोस्तों 18, 19, 20, ठीक है, तो ये बेटर स्कोर माना जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, तो ये आपका काम है कि आपको उस टॉपिक पे जाकर दोस्तों फिर से आपके जो नोट्स हैं या आपने जहाँ से पढ़े हैं, ठीक है, उसको एक बार फिर से पलटना है। ठीक है, कि हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन है ब्रजभाषा, बुंदेली, मालवी या कन्नौजी। तो दोस्तों आपको लगाना है। ठीक है, मैं आपको मात्र 5 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। ठीक है, चाहे तो दोस्तों आप वीडियो को रोक रोक के भी टेस्ट लगा सकते हो, है ना। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हिंदी क्षेत्र की जो जितनी भी बोली होती है, उनको 5 भागों में रखा गया है, 5 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, और टोटल कितनी बोली आती है इन 5 उपभाषा के अंतर्गत? ये 5 वर्ग जो हैं इन्हें उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, और इनके अंतर्गत दोस्तों टोटल 17 बोली आती हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 5 उपभाषा के नाम और 17 जो बोली हैं उनके नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए दोस्तों, ब्रजभाषा आती है क्या? बताइए। ब्रजभाषा दोस्तों याद रखना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली, बुंदेली भी दोस्तों याद रखना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी, कन्नौजी भी दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मालवी दोस्तों किसके अंतर्गत आती है। तो याद रखना दोस्तों, मालवी जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगर आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी था, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण ता वर्ग का है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए निम्न में से कौन सा वर्ण ता वर्ग का है। ठीक है, चलिए आप लगाइए दोस्तों, ता वर्ग का कौन सा वर्ण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ना नल का है दोस्तों याद रखना ये ता वर्ग का है। आपको पता होगा का कलम का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घड़ी का, इंगा। ठीक है, तो जो माँ आता है ये कौन से वर्ग में आता है? ये पा वर्ग में आता है। ये जा जो आता है दोस्तों कौन से वर्ग में आता है? चा चक्की का, छ छतरे का, जा जहाज का वाले में आता है। ठीक है, और ठ ठठेरे का टा वर्ग में आता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना ना जो है वो कौन से वर्ग में आता है? ता तराजू का, था थन का, दा दबास का, धा धनुष का और ना नल का। ठीक है, ये आता है आपका ता वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, यदि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी था तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तनी बहुत अच्छे से, अगर आप हिंदी अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो वर्तनी का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर भी आपको दोस्तों किताबों में देखना है कि कौन सा शब्द कैसा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का है, मतलब यहाँ 3 शब्द गलत हैं, आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका क्या? शुद्ध वर्तनी का बोल रहा है। तो बारात शुद्ध लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है बारात। बादाम सही लिखा है क्या? बादाम छोटा बा लिखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ बड़ा बा आता है, बादाम ऐसा होगा। ठीक है, बादाम ऐसा होगा। आधीन, ठीक है, आधीन ये गलत लिखा है दोस्तों, इसको अधीन लिखते हैं। ठीक है, अधीन लिखते हैं। और आवाज़, ये आवाज़ गलत लिखा हुआ है, इसमें बड़ा आ आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आवाज़ होता है। ठीक है, आवाज़। और बारात कैसा होता है? बड़ा बा आता है और रा और ता आता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बादाम इसका दोस्तों याद रखना शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन लिखे हुए हैं दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको लगाना है। देखिए यज्ञ की संधि विच्छेद क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यज्ञ की संधि विच्छेद होती है यज
धन ना। ठीक है, याद रखना ये यज्ञ की क्या होती है, संधि विच्छेद होती है, क्योंकि आपको पता है ज्ञ किससे मिलकर बनता है। आपको बताइए ज्ञ मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, छा, छतरी का, त्र, त्रिशूल का। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं। तो कौन से किससे मिलकर बने होते हैं ये आपको सब पता होना चाहिए। तो यज्ञ की जो संधि होती है यज प्लस ना होती है। ठीक है, तो यहाँ यज में ज के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है। और जब भी दोस्तों हलंत आ जाए तो वो क्या होता है, व्यंजन, यानी कि व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घूमना हो जाएगा। ठीक है, प्रहार, आहार, संहार, विहार। उपसर्ग पता है ना आपको, किसी भी शब्दांश के क्या लगता है, आगे में लगता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हार में अगर मैं प्रहार लिख दूंगा, प्रहार हो जाएगा, तो प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट करना होता है। ठीक है, अगर हार में दोस्तों आ जोड़ूंगा तो आहार मतलब क्या हो जाता है, भोजन हो जाता है। ठीक है, अगर हार के आगे सम जोड़ूंगा तो संहार मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, नष्ट करना हो जाता है। और हार के अगर बिहार लिख दूं तो ये बिहार हो जाता है, बिहार नहीं, विहार। ठीक है, विहार मतलब क्या होता है, वन विहार का नाम सुने होगा आपने। बिहार मतलब होता है दोस्तों घूमना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बताइए। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्विगु समास में, या उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, उत्तर पद देखिए समास में दो पद होते हैं। ठीक है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब बाद का पद। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ, समास का कोई उदाहरण ले लेता हूँ। कौन सा उदाहरण ले लूँ, नीलकमल। ठीक है, नीलकमल जो है दोस्तों याद रखना, इसमें जो नील है ये पूर्व पद होता है और कमल क्या होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त तीनों, क्योंकि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों समास में दोस्तों उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों याद रखना, पहला पद यानी कि सिर्फ अव्ययी भाव समास ही ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास में याद रखना दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे मान के चलो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थ था भगवान श्री गणेश, तो यहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि समास में, उसका अर्थ तीसरा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन शब्दों को दोस्तों याद रखना विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो याद रखना दोस्तों सभी प्रकार के जो अव्यय होते हैं, क्या होते हैं, अव्यय, जिनको दोस्तों लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अविकारी शब्द है ये आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आज जो है दोस्तों याद रखना ये अविकारी शब्द है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, यह है, बुरा, लेना, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विकारी, और आज जो है अविकारी शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन लिखे हुए हैं, राम फल खाता है, मोहन हंसता है, राधा रोती है, श्याम गाता है। तो देखिए दोस्तों, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है, दो प्रकार की क्रिया होती है कर्म के आधार पर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर किसमें कर्म है। देखिए, राम फल खाता है तो फल क्या हो गया, यहाँ कर्म हो गया, मतलब सकर्मक क्रिया किसमें हो जाएगी, ये कर्म के साथ आ रही है। खाता मतलब खाना, मतलब क्या है, क्रिया, लेकिन फल खा रहा है। ठीक है, तो कर्म के साथ क्रिया आ रही है, इसलिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मोहन हंसता तो है लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है, राधा रोती तो है लेकिन कोई कर्म नहीं है, श्याम गाता है लेकिन कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर श्याम गाना गाता है हो जाता तो यहाँ पर दोस्तों सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन गाना शब्द नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पर भी अकर्मक है, कर्म नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बताइए, ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन लिखे हुए हैं, पतंग है, हंस है, मार्तंड है, अर्णो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्णो। ठीक है, अर्णो सूर्य का क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अर्णो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अर्णो याद रखना समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अर्णो किसका होता है, समुद्र का। पतंग, हंस, मार्तंड, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और कौन कौन से होते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द बचपन से पढ़ते आ रहा है, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। ठीक है, ये तो नॉर्मली याद हो जाते हैं, लेकिन आपको याद करना एक नाम है आदित्य होता है। ठीक है, आदित्य लड़के का नाम भी होता है ना। ठीक है, एक लड़की के नाम से भी होता है, सविता। ठीक है,
एक और याद रखना दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अंशुमाली करके होता है। अंशु भी किसी का नाम होता है ना, अंशुमाली, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना चाहिए, अंशु भी एक लड़के का नाम होता है, अंशुमाली, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों तरंडी भी होता है, तरंडी, तरंडी भी किसी लड़की के नाम होते हैं, ठीक। सविता और तरंडी याद रखना, दो लड़की के नाम हैं, और दो लड़के के नाम आदित्य और अंशु, ठीक है, ये क्या होते हैं। और रवि भी है हालांकि लड़के का नाम, लेकिन रवि हमको नॉर्मली याद रहता है, ठीक है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और अरलो किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, समुद्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची का विलोम शब्द है, ऑप्शन लिखे हुए हैं नवीन, अप्राची, निर्वचनीय, प्रतीची। बताइए, इसका आंसर लगाइए आप भाई। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्राची का जो विलोम शब्द होता है प्रतीची होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। तो बताइए भाई, आप लगाइए, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वयः संधि को दोस्तों याद रखना बचपन और जवानी के बीच की अवस्था कहा जाता है। मध्य प्रदेश को संक्षिप्त में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। मध्य प्रदेश को संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, मध्य और प्रदेश, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बिंदी लगा रहा हूँ ना गोल, इनको क्या कहते हैं बताइए मुझे। इनको कहते हैं दोस्तों लाघव चिन्ह, ठीक है। क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, योजक चिन्ह कहते होते हैं, जैसे आपने माता पिता सुना होगा द्वंद्व समास में, ठीक है। तो द्वंद्व समास में दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अधिकतर, ठीक है। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, ऐसा ऐसा लगा रहता है। आपने देखा होगा जो दोहे चौपाई रहते हैं, मतलब किसी ने कहा है, जैसे मान चलो तुलसीदास जी ने कहे हैं कि, मान के चलो तुलसीदास जी ने कहे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ठीक है। तो इसको जब लिखना होता है तो इसको हम उद्धरण में लिखते हैं, ठीक है। और निर्देशक चिन्ह आपको पता ही होगा, आड़ा डंडा होता है। देखो, योजक चिन्ह होता है लेकिन छोटा डंडा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा डंडा होता है। अगर आप उत्तर लिखते हो तो देखना, कभी भी उत्तर लिखते हो तो ऐसा आड़ा डंडा करके बनाते हैं अपन, वही आड़ा डंडा निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए, जो निर्देशक चिन्ह में किसी चीज़ को परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, माली जल से पौधों को सींच रहा है और चिड़ियाँ चहक रही है। इसमें से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए एक एक वाक्य देखते हैं। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, ये मेरे को लग रहा थोड़ा इसमें जो क्रम है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, ऐसा ना बोल के भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, ऐसा होना था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, जब प्रातःकाल बोल रहे हो आप भाई तो समय क्यों ला रहे हो बीच में, ठीक है। सीधा समय नहीं लाना था, प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, ये सही होता। तो ये भी आपके यहाँ गलत लिखा हुआ है। माली जल से पौधों को सींच रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, माली जल से, अरे पौधों को जब सींच रहा है तो जल से सींचेगा ना, तो ये जल से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और चिड़िया चहक रही हैं, ठीक है, चिड़िया गा रही हैं या कुछ मत कहना, चिड़िया का सही होता है चिड़िया चहकती हैं, ठीक है। चिड़िया चहक रही है, ये वाला वाक्य आपका क्या है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है मदद करना है, ठीक है। हाथ पसारना, हाथ बढ़ाना, हाथ लगाना या हाथ मलना, ठीक है। तो बताइए भाई, हाथ पसारने का मतलब होता है, पसारना मतलब क्या होता है, मांगना, किसी से मांगना, ठीक है, ये होता है हाथ पसारने का मतलब। हाथ बढ़ाना मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है हाथ बढ़ाने के लिए कहते हैं ना, मदद करने के लिए। हाथ लगाना मतलब दोस्तों कहते हैं ना कि हाथ तो लगाओ बाकी सब काम अपन कर लेंगे। हाथ लगाना मतलब क्या होता है, आरंभ करना, ठीक है। ज़्यादातर देखे होगे आपने, नेता लोग हाथ लगाने के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, हाथ मलना, ठीक है, हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, ठीक है। और जब नेता चुनाव हार जाते हैं ना, ठीक है, तो हाथ मलते हुए रह जाते हैं, ठीक है। और हाथ पसारना मतलब क्या होता है, नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं ना तो उसको कहते हैं हाथ पसारना। और हाथ बढ़ाना मतलब हाथ बढ़ाने की बात नेता लोग कम ही करते हैं। हाथ लगाना मतलब क्या हो गया, हाथ लगाना मतलब हाथ लगाने नेता लोग कहीं भी किसी चीज़ का उद्घाटन होते ना, वही वाला। और हाथ मलना मतलब जब चुनाव हारते हैं नेता लोग तो उसको हाथ मलना कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बोलने की चीज़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, वास्तविकता से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविकता से इस घटना का संबंध है कि नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए, 15 क्वेश्चन नंबर है, रस के कितने अंग हैं। रस के कितने अंग होते हैं बताइए, 9, 10, 8 या 4, ठीक है। लगाइए भाई, इसका आंसर लगाइए, रस के कितने अंग होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, रस के टोटल अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। और रस के प्रकार कितने होते हैं? रस के प्रकार दोस्तों 9 भी होते हैं और 10 भी होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी अनुसार लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो मूल रूप से 9 रस हैं, लेकिन वात्सल रस आ गया है 10, ठीक है। 1 2 और जाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ रस प्रकार नहीं पूछा है, यहाँ पूछा अंग पूछा है। अंग 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। इसके बाद अनुभाव की संख्या 8 होती है और संचारी भाव की संख्या 3 यानी कि 33 होती है। सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें संदेह अलंकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला है कि अलंकार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अलंकार के क्वेश्चन लोगों से नहीं बनते, यानी कि स्टूडेंटों से नहीं बनते हैं। देखिए, संदेह अलंकार की बात कर रहा है। संदेह अलंकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? संदेह होना, ठीक है, शक होना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। देखो, यहाँ पर संदेह अलंकार पूछ रहा है, यह मुख है या चंद्र है? तो पहला ऑप्शन में देखो आपको समझ में आ रहा है कि संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है भैया, मुझको समझ नहीं आ रहा कि यार ये मुख है कि चंद्र है, मुख है कि चांद है, मुख है कि चांद है, ठीक है। तो याद रखना, यह मुख है या चंद्र है, इसमें ही संदेह अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुख मानो चंद्र है, तो जहाँ आपको मानो, मनु, जानो, जनू इस प्रकार के देखते हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके अलावा मुख चंद्र है, डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने मुख चंद्र है भाई, तो ये डायरेक्ट मुख चंद्र बोल रहा है, तो सीधा यहाँ रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। किसी भी यदि मान के चलो वस्तु को यदि बोला जाता है कि मुख चंद्र है, मतलब कोई मान के चलो कोई सुंदर लड़की खड़ी हुई है और उसको कोई बोल दे कि मुख चंद्र है, ठीक है, मुख चंद्र है, ठीक, तो वो डायरेक्ट रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट, है ना। और यह चंद्र है, यह चंद्र है, यह चंद्र है, मतलब ये देखो मुख चंद्र है कह रहे थे अभी तक, लेकिन भाई ये चंद्र ही है बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बात हो गई, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? बताइए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत या कामायनी? बताइए। देखिए, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? ये लिखी है चंद्रवरदाई ने। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है आपका हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो याद रखना, पृथ्वीराज रासो ये हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लियंस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? बताइए, कॉम्प्लियंस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुपालन जो होता है दोस्तों, याद रखना, कॉम्प्लियंस का हिंदी परिभाषिक शब्द होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मैंने शुरू में ही बोल दिया है आपको कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस टॉपिक को पढ़ लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ब्रजभाषा बोली के अंतर्गत नहीं आता? बताइए, मध्य प्रदेश की बोली से संबंधित प्रश्न भी आते हैं और इस बार भी आने की पूरी प्रबल संभावना बनती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ब्रजभाषा बोली के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए भाई, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है ना, ठीक है, चंबल वाला, वहाँ पर बोली जाती है ब्रजभाषा। तो देखिए, भिंड, मुरैना और ग्वालियर ये तीनों तो उत्तरी जिला हैं। रतलाम भी है, लेकिन रतलाम दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें मालवी बोली जाती है भाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतलाम में दोस्तों ब्रजभाषा बोली के अंतर्गत नहीं आता है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त सम्मान, तुलसी सम्मान, निर्मल वर्मा सम्मान या प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा सम्मान, ऑप्शन नंबर सी। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो याद रखना 2015 से, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी कल ही MPPSC में आ गया है, ठीक है। तो याद रखना, है ना। इसके बाद दोस्तों आपको मैथिली शरण गुप्त सम्मान याद रखना है कि कब से शुरुआत हुई थी इसकी। ये हुई थी 1986-87 से। कब से? 1986-87। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद तुलसी सम्मान कब से स्टार्ट हुआ है? तो तुलसी सम्मान 1983 से, 1983 से तुलसी सम्मान। और प्रभाष जोशी पुरस्कार तो आपको पता ही होगा, 2013 से मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों,
कमेंट करके बताओ मेरे को कि कितना स्कोर आपका रहा, ठीक है। और कैसा था टेस्ट पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको बताना है। टेस्ट पेपर का लेवल क्या बहुत सरल था या बहुत टफ था, ठीक है। मैंने बोला ना कि जो भाई जिनको कोर्स बेचना है ना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिनको कोर्स बेचना है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर मेरे इसमें टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। भाई जब तक आपके नंबर कम नहीं आओगे तो आप डरोगे कैसे, और डरोगे तो क्या करोगे, आप डरोगे तो आप क्या करोगे, फिर टेस्ट खरीदते हो, ठीक है, कोर्स खरीदते हो। ये कोर्स बेचने वाले इसका काम है स्टूडेंटों को डराना, कोर्स बेचना, और उसके बाद दोस्तों फिर क्या करना, उसके बाद अपनी दुकानदारी चलाना। अभी देख लेना आप, अभी तक मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने फ्री में नहीं पढ़ाया था एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। और अब देखिए जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, अब देखो सब लोग फ्री पढ़ाना चालू कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी अब बंद हो गई। पटवारी के पेपर हो गए तो पटवारी की दुकान बंद हो गई, ठीक है। अब एमपीपीएससी का पेपर हो गया तो एमपीपीएससी की दुकानदारी बंद हो गई। अब वो दोस्तों क्या करेंगे, अब बंडक्षक के पेपर में दुकानदारी खोलने आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि टोटल इनका क्या हो गया है, टोटल व्यवसाय बना के रख लिए हैं इन लोगों ने, ठीक है। चलिए तो ये होगा भाई, है ना। अगर मेरी बात से किसी को, देखो भाई मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन आप जाके देखना अब सभी चैनल वाले फ्री में पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन ला रहे हैं कि स्टूडेंट डरे, ठीक है। तो डरने के बाद क्या होगा, वो अगले बार क्या होगा, जैसे मान चलो पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा ना, तो वो सोच रहे हैं कि अगले बार वो कम से कम डर के हमसे कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। ये होती है स्ट्रेटजी किसकी, दुकान चलाने वालों की, ठीक है। तो चलिए, अगर भाई मैंने ज़्यादा बोल दिया होऊंगा तो उसके लिए मैं, ठीक है, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।